हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड what are the relation and similarity and difference between nucleophilicity and basicity। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो किसी इलेक्ट्रोफाइल से इंटरैक्ट करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑल दोज स्पीसीज चाहे वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो या एनायन हो, उनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। कुछ मायनों में हम लोग बेसिसिटी कुछ ऐसा ही एक्सप्लेन करते हैं कि बेसिस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। अगर लुईस बेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। तो दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन पेयर दिया जाता है, ये किसी सबस्ट्रेट को देता है इन एन इरिवर्सिबल फैशन और ये H+ को देता है इन अ रिवर्सिबल फैशन। तो दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों को निकालने का, दोनों को समझने का, दोनों को कंपेयर करने का क्या तरीका है, समझते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक A- एक न्यूक्लियोफाइल है और यही एक बेस है। तो अगर मैं एज ए न्यूक्लियोफाइल इसकी रिएक्शन कराऊंगा, जैसे मान लीजिए एक कोई कंपाउंड है, कोई रिएक्टेंट है, इस पे एज ए न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करता है A-, राइट। तो A- यहाँ पे अटैक करेगा और ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा और Ra+L- बन जाएगा। ये बेसिकली रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का आपस में अटैक होकर प्रोडक्ट बन रहा है, ऑर्गेनिक रिएक्शन। एज अ बेस ये कैसे काम करेगा, A- किसी एसिड से रिएक्ट करके Ha बनाएगा प्लस B- बनाएगा, एंड दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी रिवर्स्ड डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ A- एंड B-। तो हम लोग अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें और ये समझने की कोशिश करें कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिससे कोई एनायन एक बेस की तरह काम करेगा और ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिससे एक एनायन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं तो ये रिएक्शन है A- Hb से रिएक्ट किया, Ha बनाया और B- को डिस्प्लेस किया। इस रिएक्शन का Kc जितना बड़ा होगा B- की परसेंटेज A- के कंपैरिजन में उतनी अधिक होगी, और B- की परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी इक्विलिब्रियम पे, B- उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। यू कैन से कि जो आपका डेल्टा G- होता है ये RT ln Kc लिख लेते हैं। Kc जितना बड़ा होगा डेल्टा G0 इस रिएक्शन का उतना अधिक होगा मैग्नीट्यूड वाइज, यानी उतना ज़्यादा फ्री एनर्जी चेंज होगा इस रिएक्शन में, और जितना ज़्यादा फ्री एनर्जी चेंज होगा B- की स्टेबिलिटी A- से उतना ज़्यादा होगी। और अगर B- की स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई, इसका मतलब B- की बेसिक स्ट्रेंथ कम हुई, क्योंकि अगर B- ज़्यादा बनना है इसका मतलब A- ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, और अगर A- ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है तो A- की बेसिक स्ट्रेंथ अधिक होगी। तो हम ये कह सकते हैं लार्जर विल बी द वैल्यू Kc और डेल्टा G0 और मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा G0 stronger will be the base A। ये रिएक्शन इस तरह से ही होती है, ये रिएक्शन इन जनरल तभी फिजिबल होती है जब B- वीक हो। हमेशा वीक बेस या वीक एसिड की तरफ रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करती है। एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस को डिस्प्लेस करता है आसानी से। तो ये रिएक्शन आगे जाएगी, आगे काफ़ी एक्सटेंड तक होगी। इसका Kc बड़ा होगा, इसका डेल्टा G0 का मैग्नीट्यूड अधिक होगा, दैट मीन्स B- ज़्यादा स्टेबल होगा। B- ज़्यादा स्टेबल हुआ तो B- कम बेसिक होगा, कम बेसिक हुआ और A- अधिक बेसिक हुआ। हम क्या कहना चाहते हैं ये सारी बात करके, हम ये कहना चाहते हैं कि जो A- की बेसिक स्ट्रेंथ है वो B- की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। यानी बेसिसिटी एक प्रकार की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। उसकी एसिड के साथ रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो बड़ा हो, या डेल्टा G0 उस रिएक्शन का मैग्नीट्यूड वाइज अधिक हो, तो उस केस में A- की बेसिक स्ट्रेंथ अधिक होती है। दैट मीन्स basicity is a thermodynamic property. Basicity is a thermodynamic property.
यानी हाउ फार दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में कितना ज़्यादा एक्सटेंड तक हुई है, ये बेसिक स्ट्रेंथ का मापदंड है, बेसिक स्ट्रेंथ का बेंचमार्किंग है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है कि हाउ फार रिएक्शन इज एक्चुअली गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बेसिसिटी का क्राइटेरिया हो गया। आइए न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। अब एक न्यूक्लियोफाइल आया, सबस्ट्रेट पे अटैक किया, L- लीविंग ग्रुप निकल गया और प्रोडक्ट बन गया। नाउ अगर इस रिएक्शन का रेट ज़्यादा हुआ, हायर विल बी द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, स्ट्रॉन्गर विल बी द न्यूक्लियोफाइल। इस रिएक्शन का रेट जितनी ज़्यादा स्पीड से ये रिएक्शन होगी उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी न्यूक्लियोफाइल की, यानी लार्जर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, और इवन हम लोग कभी कभी ये भी कह सकते हैं और रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। रेट कांस्टेंट एक प्रकार का रेट का ही मेजरमेंट होता है, तो K बड़ा हो, रेट कांस्टेंट बड़ा हो तो एक तरह से रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। देन स्ट्रॉन्गर विल बी द न्यूक्लियोफाइल A। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी एक प्रकार से रेट के टर्म्स में मेजर किया जाता है। हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, लार्जर विल बी द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, स्ट्रॉन्गर विल बी दिस न्यूक्लियोफाइल। दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिसिटी is a kinetic property, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एक प्रकार की काइनेटिक प्रॉपर्टी है, रेट से कनेक्टेड है। जितना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा किसी न्यूक्लियोफाइल का सब्सट्रेट से रिएक्ट करने का, उतना स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा। जबकि बेसिसिटी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। इस बेस A- का जो रिएक्शन है Hb से किसी एसिड से जिसमें वो प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके जो रिएक्शन आएगा रिवर्सिबल रिएक्शन, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, बेस की बेसिसिटी, ये वाले बेस की बेसिसिटी उतनी अधिक होगी। तो एक प्रकार का थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। यानी one is measured in terms of how far the reaction is taking place, how far, and the other one is actually measured in terms of how fast। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एक स्ट्रेंथ से कनेक्शन है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, जबकि बेसिसिटी का एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यानी कितनी दूर तक रिएक्शन जाती है। ठीक है, इनफैक्ट दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों में लोन पेयर दिया जाता है, लेकिन एक में दिया जाता है H+ को और एक में दिया जाता है किसी ऑर्गेनिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, जहाँ पे कोई लीविंग ग्रुप निकल के उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आकर के बॉन्ड बना लेता है। तो ये एक प्रकार का इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। नॉर्मली दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड दिस वन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो रिवर्सिबल होने के नाते ही हम लोग यहाँ पे Kc और डेल्टा G का कंसेप्ट लगा पा रहे हैं। तो ये एक माइनर सा फर्क है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग बेस ही हो, उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है, दोनों का स्ट्रेंथ पता करने का क्राइटेरिया अलग अलग है। राइट, तो चलिए बात करते हैं कि दोनों कौन कौन से मेजर फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि बेसिसिटी यानी किसी एनायन की बेसिसिटी और किसी एनायन की न्यूक्लियोफिलिसिटी के अंदर कंपैरिजन करने का, तो किस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि लाइक बेसिसिटी ऑफ एन एनायन, मान लीजिए A- ही है, तो बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनफैक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। यदि मैं किसी एनायन की बात करूं कि एनायन का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं पोलराइजेबिलिटी की, पोलराइजेबिलिटी, एक एनायन पोलराइजेबल एनायन होता है, तो जितना ज़्यादा पोलराइजेबल होगा उसका लोन पेयर उतना लूजली हेल्ड अप होगा न्यूक्लियस से, उतना आसानी से निकल जाएगा, किसी H+ के पास चला जाएगा। तो बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी ऑल्सो। इफ आई टॉक अबाउट न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी ऑफ कोर्स, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर मैं सिर्फ एनायन की बात कर रहा हूँ तो ये भी इसी तरह से डिपेंड करेगा।
लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क। देखो यहाँ पे दोनों जो एनायन की तरह एक्ट करते हैं एज अ बेस या एज अ न्यूक्लियोफाइल, दोनों में फैक्टर्स तो कॉमन ही हैं। अब सवाल ये होता है कि हम किस फैक्टर को कहाँ पे अप्लाई करें, वो इम्पॉर्टेंट है जानना। लाइक अगर B- का आपने रिएक्शन कराया एज एन एनायन HA से, और रिएक्शन होकर के BH और A- बन गया, और B- का किसी सबस्ट्रेट पे रिएक्शन कराया लाइक RCH2X है, और ये उखाड़ करके RCH2B बन गया। इट इज़ समथिंग लाइक कि जब B- से रिएक्शन करता है तो उसके अंदर पहले से फीलिंग है, मस्त मौला टाइप का एनायन है, पहले से ही फीलिंग है कि मेरे को H+ लेना है, कभी जाके उखाड़ लूँगा। तो बहुत आराम से रिएक्शन होती है, रिवर्सिबिलिटी मेंटेन होती है, इक्विलिब्रियम आता है, राइट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज़्यादा होता है बोलते हैं कि उतना ज़्यादा इसकी टेंडेंसी है H+ लेने की। यहाँ पे B- है देन अर्जेंसी टू रिएक्ट, जाता है RCH2 के कार्बन पे अटैक करता है और X को लात मार के निकाल देता है। अब वो लात एक बार खा करके X निकलेगा या मुश्किल से निकलेगा, वो एक अलग मैटर है और फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन इसको लात खाना तय है। यानी कि इसके पास कुछ अर्जेंसी है कि मैं जाऊं, किसी से रिएक्ट करूं, प्रोडक्ट बनाऊं, यानी युद्ध के मैदान में लड़ाई करके रिजल्ट निकालना है। इट्स समथिंग लाइक दिस। तो जब भी हम बात करेंगे बेसिसिटी की, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा, व्हाट इज रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा जी, यानी कि बेसिसिटी के लिए स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने पढ़ा भी है एसिड बेस कंपैरिजन में कि यदि किसी एसिड से निकालने के बाद, प्रोटॉन निकालने के बाद बना हुआ एनायन ज़्यादा स्टेबल है तो वो एसिड ज़्यादा एसिडिक है, राइट। तो बेसिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया स्टेबिलिटी, नॉट पोलराइजेबिलिटी। और न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया पोलराइजेबिलिटी। क्यों? क्योंकि किसी एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना लूजली हेल्ड अप होगा उतना आसानी से सबस्ट्रेट उसको ले जाएगा या सबस्ट्रेट को वो दे सकेगा। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान लो RCH2X के अंदर डेल्टा प्लस है और डेल्टा माइनस है X में, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आसानी से खींच सकता है अपनी तरफ अगर ये लूजली हेल्ड अप हो इसके न्यूक्लियस से। तो पोलराइजेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितनी आसानी से नियर बाई कैटायन से या नियर बाई रिएजेंट से खींच सकता है, यानी कि पोलराइजेबिलिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करेंगे पोलराइजेबिलिटी को इंपॉर्टेंस देंगे, जब हम बेसिसिटी को कंपेयर करेंगे तो स्टेबिलिटी को इंपॉर्टेंस देंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे आपका काम हो जाएगा। कई बार ऐसा मिलेगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी एक ही पाथ को फॉलो करते हैं, कई बार अपोजिट हो जाते हैं। तो लेट्स सी, समझते हैं। अब मैं बेसिसिटी की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोग का किया हुआ है। मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात डिटेल में ज़रूर करूंगा कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कौन कौन सी बात पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एक्चुअली किस तरह से कंपेयर की जाती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे पहला रूल है, an anion is a stronger nucleophile than the corresponding neutral molecule. ये ऑब्वियस सी बात है। एक एनायन की न्यूक्लियोफिलिसिटी, एक एनायन की इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देने की टेंडेंसी है, स्पीड रिलेटिवली ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जैसे मान लो हम लोग OH आयन की बात करें, H2O की, OH आयन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ऐसे ही एल्कोक्साइड आयन ROH, SH- H2S, या बात करते हैं RSH, देन आपका RS- देन RSH, या एसीटेट आयन, एसिटिक एसिड, phenoxide ion, phenol. In all cases, these are different cases actually. In all cases, anion is going to be stronger nucleophile as compared to the corresponding neutral molecule. as compared to corresponding neutral molecule. Obvious सी बात है, जब एनायनिक चार्ज आ जाएगा किसी रिएजेंट के ऊपर तो उसकी रिएक्ट करने की स्पीड अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई। क्लियर? और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, NH2- अमोनिया, RNH- RNH2 एक्सेट्रा। तो इस तरह से एक
एनायनिक पार्ट करेस्पॉन्डिंग न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कभी डिफरेंट एनायंस में या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में डोनर एटम सेम हो, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला एटम सेम हो, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी सेम पाथ को फॉलो करते हैं। इजी है वैसे ये समझना भी। इफ डोनर atoms are same, then basicity and nucleophilicity follow same order। अगर डोनर एटम सेम हो तो उस केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम होता है। कैसे सेम होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास है लेट्स से OH माइनस, OR माइनस, CH3COO माइनस, PHO माइनस, राइट। ये मैंने 4 एनायन ले लिए। सभी के अंदर हमारे पास जो डोनर एटम है वो ऑक्सीजन है। सारे एनायन में डोनर एटम ऑक्सीजन है। तो अगर मैं इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए मेरा प्राइमरी फैक्टर क्या है? स्टेबिलिटी। तो अगर मैं इन चारों में स्टेबिलिटी कंपेयर करूंगा तो मोस्ट स्टेबल ये होगा। इसके अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज रहता है, लिहाजा इसकी स्टेबिलिटी फिनॉल से ज़्यादा हुई। फिनॉल के अंदर जैसे आप रेजोनेंस कराओगे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो फिनॉक्साइड आयन इज़ लेस स्टेबल, एसीटेट आयन इज़ मोर स्टेबल। और ये उन दोनों से ज़्यादा अनस्टेबल है क्योंकि इनके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हुआ, फिर ये हुआ। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो दिस वन इज़ मोर स्टेबल। ये R लगा हुआ है, एक प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है। प्लस आई इफेक्ट ग्रुप हमेशा एनायन की स्टेबिलिटी को कम करता है, तो इसकी कम हो जाएगी इसके कंपैरिजन में। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मैं बात करूंगा तो क्या आएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो एसीटेट आयन सबसे ज़्यादा, देन आपका फिनॉक्साइड आयन, देन आपका OH आयन, देन आपका एल्कोक्साइड आयन। अब अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, बिकॉज बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्स तरीके से चलता है एज बेसिसिटी स्टेबिलिटी इज कंसर्न। तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं या बेसिसिटी की बात करूं तो ये आ जाएगा आपका सबसे ज़्यादा सबसे कम बेसिक एसीटेट आयन, देन PHO माइनस, देन OH माइनस, देन RO माइनस, राइट। ये हो गया। तो बेसिसिटी का ऑर्डर ये हो गया। नाउ इफ़ आई वांट टू कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी में इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी किसी एनायन का कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? एक तो साइज पे, दूसरा चार्ज पे। साइज सेम है क्योंकि डोनर एटम सेम है, ऑक्सीजन। सभी में ऑक्सीजन डोनर एटम है तो साइज सेम होगा। सभी में चार्ज की क्वांटिटी भी सेम है तो चार्ज भी सेम है। तो चार्ज और साइज दोनों सेम है तो इन सब का जो पोलराइजेबिलिटी है वो सेम हो गया। अब मेरे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करने का एक ही तरीका बचा, स्टेबिलिटी। और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा उसकी रिएक्ट करने की स्पीड उतनी कम होगी। तो अगेन न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी सेम हो जाएगा, राइट। तो क्या आ जाएगा आपका? एसीटेट आयन वीकेस्ट, देन PHO माइनस, देन OH माइनस, देन RO माइनस, राइट। तो जब भी कभी डोनर एटम सेम हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर आइडेंटिकल रहता है। क्लियर? ओके। आगे बढ़े रूल नंबर 3 में। लेकिन रूल नंबर 3 में बढ़ने से पहले एक चीज़ यहाँ मैं बता दूँ, देयर इज एन एक्सेप्शन। क्योंकि दोनों का जो तरीका है समझने का, दोनों को कंपेयर करने का जो रूल हम लोग समझते हैं, जो कंसेप्ट हम लोग समझते हैं, उसमें न्यूक्लियोफाइल में कहीं ना कहीं स्पीड मैटर करती है। तो एक्सेप्शन टू दिस रूल इज, जैसे मान लो आपने लिया CH3CH2O माइनस एंड CH3 होल थ्राइस CO माइनस। अगर मैं A और B में बेसिसिटी कंपेयर करूं तो बेसिसिटी के लिए अगेन आई वुड गो ऑन स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी बेसिसिटी उतनी कम होगी। इसकी स्टेबिलिटी कम है, क्यों?
इसमें जो R ग्रुप है टर्शरी एल्काइल ग्रुप, उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है तो एनायन को ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो दिस इज लेस स्टेबल, देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी मोर बेसिक। तो अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं तो B ग्रेटर देन A, बट अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं तो A ग्रेटर देन B। रीज़न क्या हुआ? रीज़न हुआ स्टीयरिक फैक्टर। जब भी एक न्यूक्लियोफाइल आता है RCH2X पे अटैक करेगा कोई न्यूक्लियोफाइल आके, तो ऑब्वियस सी बात है अगर न्यूक्लियोफाइल हाईली क्राउडेड होगा तो उसका जो अप्रोच होगा इस कार्बन पे वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। भाई बेसिक स्ट्रेंथ में बेस की तरह जब काम करता है तो उसको एक छोटा सा प्रोटॉन ही तो लेना होता है, तो वहाँ पे स्टेरिक फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन जब आप एज अ न्यूक्लियोफाइल उसको भेजते हो किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट पे रिएक्ट करने के लिए, तो उस केस में साइज चाहे इधर ज़्यादा हो या उधर, स्टेरिक फैक्टर लगेगा, स्पीड कम हो जाएगी, रेट कम हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो अगर कोई हाईली क्राउडेड बेस है जिसका जो डोनर एटम है वो हाईली क्राउडेड है, तो स्टेरिक रिपल्सन की वजह से उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, भले ही उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, राइट। तो ये उस रूल नंबर 2 का एक्सेप्शन, राइट। आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को ज़्यादा वेटेज दूंगा क्योंकि साइज फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं, बिकॉज एक ही पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीजेस वेरी स्लोली लेफ़्ट टू राइट। तो कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इनका साइज मोर और लेस सेम है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो F- OH- NH2- CH3-। देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा, CH3-, NH2-, OH-, F-। क्लियर? वंस अगेन इफ आई नीड टू कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी, अगेन हमें दो चीज़ें देखनी है, साइज एंड चार्ज। साइज फिर भी सेम है, साइज मोर और लेस कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन का लगभग सेम है। तो जो पोलराइजेबिलिटी फैक्टर जो एक्चुअली साइज और चार्ज पे डिपेंड करता है, उसमें साइज फैक्टर तो सेम हो गया, राइट। चार्ज भी सभी में 1 नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज भी सेम हो गया, यानी पोलराइजेबिलिटी में बहुत ज़्यादा फर्क इसमें नहीं होगा। अब हम जाएंगे स्टेबिलिटी पे। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कोई एनायन होगा उतना लेस बेसिक होगा और उतना लेस न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी सेम है। तो पोलराइजेबिलिटी इज नॉट गोइंग टू डिसाइड द न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर और जो आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है वो भी सेम हो गया, CH3-, NH2-, OH-, F-। तो सिंपली याद रखो कि जब कभी डिफरेंट एनायन में डोनर एटम सेम हो या सेम पीरियड को बिलोंग करते हो, तो उस केस में साइज फैक्टर मैटर नहीं करेगा, चार्ज फैक्टर मैटर नहीं करेगा। तो उस केस में क्या होगा कि एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना कम बेसिक होगा, उतना कम न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो पोलराइजेबिलिटी सेम हो जाएगी चार्ज और साइज आइडेंटिकल होने की वजह से। तो केवल जो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या जो स्टेबिलिटी है बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर्स, जो एक आई इफेक्ट हो गया, तो उस फैक्टर की वजह से जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा उतना कम बेसिक, कम न्यूक्लियोफिलिक होगा। नेक्स्ट एंड रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर डोनर एटम एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर और बेसिसिटी का ऑर्डर उल्टा हो जाता है। इफ डोनर एटम्स बिलोंग टू सेम ग्रुप, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी आर रिवर्स, उल्टा होंगे। जैसे मान लो आपके पास F-, Cl-, Br-, I-, एज्यूमिंग वी हैव अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं हम, इसका सॉल्वेंट का इम्पैक्ट भी यहाँ पे होता है, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो बेसिसिटी का बात करने के लिए मुझे स्टेबिलिटी का बात करना पड़ेगा।
और स्टेबिलिटी अगर हम डिस्कस करेंगे तो I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज में बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है, और अगर साइज बढ़ेगा तो एंड नेगेटिव चार्ज इफ प्रेजेंट एट ए लार्जर साइज एटम इट इज़ मोर डीलोकलाइज, मोर डिस्पर्स्ड, और चार्ज का डिस्पर्सल जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा स्टेबल एनायन। तो सबसे मोटा एनायन, सबसे तगड़ा एनायन कौन सा है? I माइनस। इलेक्ट्रॉन खा खा के मोटा हो गया है, इतना कि चार्ज फैल के बैठता है उसके ऊपर, तो फैल के बैठ गया, चार्ज स्टेबल हो गया, आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ इसकी लीस्ट हो गई। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कितनी क्या हो गया? I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, राइट। अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो अब हमारे पास पोलराइजेबिलिटी विल कम इनटू पिक्चर। आप देखिए I माइनस इज द मोस्ट पोलराइज्ड एनायन, मोस्ट पोलराइज्ड एनायन, सबसे ज़्यादा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से दूर है, आसानी से खींच सकता है, कोई भी रिएजेंट आके आसानी से खींच के ले जा सकता है। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेबल एनायन होगा उतना ज़्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, उतना तेज़ी से वो खींच जाएगा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, राइट। तो I माइनस बिकॉज ऑफ बीइंग मोस्ट पोलराइजेबल एनायन इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस another sequence of the same in a different part, next part में इनफैक्ट हम लोग जब सॉल्वेंट का इम्पैक्ट देखेंगे तो देखेंगे वो उल्टा हो जाता है, विल डिस्कस लेटर ऑन उसका रीज़न क्या होता है, ठीक है। तो जब भी कभी सेम ग्रुप को बिलोंग करेंगे डोनर एटम तो साइज बढ़ने के साथ साथ एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, बेसिक स्ट्रेंथ घटती है, बट साइज बढ़ने के साथ साथ एनायन की पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्लियर? एक और इम्पॉर्टेंट रूल, अगर कभी डोनर एटम के बाजू में एक ऐसा एटम लगा हो, डोनर एटम के बाजू में एक ऐसा एटम लगा दें जहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इसे हम लोग अल्फा इफेक्ट बोलते हैं। रूल नंबर 5, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, गैप बॉन्ड बना लिया तो खुश हो जाएगा, रिपल्सन से मुक्त हो जाएगा, ये भी खुश वो भी खुश, तो दोनों की खुशी इसी बात में है कि आसानी से जा करके किसी इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड बना ले, ठीक है, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो दिस वे जब भी कभी अल्फा पोजीशन पे एक लोन पेयर कंटेनिंग एटम प्रेजेंट हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। तो अमोनिया और NH2 हाइड्रोजन में कंपेयर करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी मोर न्यूक्लियोफिलिक। ऐसे ही अमोनिया एंड NH2OH, वंस अगेन अगर मैं नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर कर रहा हूँ दोनों एटम में, तो दिस इज गोइंग टू बी मोर न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है जो इस लोन पेयर को रिपेल करेगा, तो इस लोन पेयर की डोनेट होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, सो these were few important rule related to न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे ये। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं इसके सेकेंड पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो क्योंकि उसके बिना न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंपैरिजन अधूरा है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आप प्रॉपर तरीके से तब समझेंगे जब आप हमारा नेक्स्ट वीडियो भी पूरी तरीके से देख लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।